नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुशीला। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज सत्ता की साझेदारी भाग 2। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े कि श्रीलंका ने कैसे अपने देश में शक्ति का बंटवारा किया। बहुसंख्यकवाद के हाथों में देश की शासन की बागडोर को सौंप दिया, जो आगे चलकर बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों पर अपनी इच्छाओं को थोपना शुरू कर दिए, जो धीरे धीरे अल्पसंख्यकों में असंतोष की भावना जगी और टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। और यही टकराव धीरे धीरे संघर्ष का रूप लिया, जिसे कहते हैं गृह युद्ध। जैसा कि हम लोग पढ़े पीछे कि 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हुआ। ये गृह युद्ध होने के कारण देश में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अधिकों की रोजी रोटी चली गई, लाखों निर्दोष मारे गए। इसके पहले श्रीलंका पूरे विश्व में अपना एक विकसित स्थिति पर था, जो युद्ध के बाद धीरे धीरे वो डाउन में चला गया। अब यहाँ बात है कि क्या श्रीलंका के ही रास्ता को बेल्जियम अपनाया या कई अन्य रास्ताओं को अपनाया। तो यहाँ देखना है सबसे पहले कि बेल्जियम की समझदारी, इस वाक्य से ही हम लोग समझ गए होंगे कि बेल्जियम यहाँ समझदारी दिखाया। किस क्षेत्र में? शक्ति के विभाजन में समझदारी को दिखाया। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका के रास्ता को न अपनाकर अन्य रास्ता को अपनाया। क्षेत्रीय विविधताओं और अंतरों को स्वीकार करते हुए 1970 और 1993 के बीच में ये 20 वर्ष के अवधि में अपने संविधान में 4 बार संशोधन करते हैं। संशोधन का उद्देश्य क्या था? बेल्जियम के निवासियों में बेगानेपन की भावनाओं को कम करना और वे मिलजुल कर आगे चलकर अपने कार्य को अच्छा से करे, एकता की भाव से अपने देश में रहे। अब कहते हैं कि बेल्जियम ने ऐसे नीति को अपनाया जो कल्पनाशील था। आज तक अन्य कोई देश ऐसी नीति को अपना नहीं पाया है। और आप समझ सकते हैं कि और शब्द है कि यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर जब एक संघ बना, यूरोपीय संघ बनाना चाह रहे थे, तो उस समय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स को अपनाए। कहने का अर्थ, बेल्जियम ने शक्ति के बंटवारा के लिए जो रास्ता को अपनाया, जो नीति को अपनाया, जो यूरोपियनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया, एक सीख मिल गई कि ये नीति को अपनाने से लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि बेल्जियम की मॉडल की कुछ बातें, बेल्जियम में कुछ आधुनिकीकरण लाया गया। अब पहला पॉइंट इसमें है कि संविधान में स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया कि केंद्र में जो सरकार बनेगी वो डच और फ्रेंच भाषा के मंत्रियों की संख्या बिल्कुल बराबर रहेगी, इक्वल रहेगी, सामान्य रहेगी। अब समझ सकते हैं, जब 2 भाषाई लोग वहाँ विशेषकर हैं और दोनों की संख्या को अगर इक्वल कर दिया जाए तो समुदाय में किसी प्रकार के असंतोष की भावना नहीं जगेगी। तो वो दोनों समुदाय खुश होकर, संतुष्ट होकर आगे जाके देश का विकास करने के लिए सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा है फिर है विशेष कानून बनाने के लिए सांसदों, दोनों भाषाएं के सांसदों का बहुमत चाहिए। कोई भी कानून बनाना है तो दोनों भाषा के जो सांसद हैं अगर बहुमत देते हैं तब वो कानून पारित होता है, पास होता है। इससे किसी भी निर्णय लेने में, फैसला लेने में दिक्कत नहीं होती है, दोनों समुदाय की भागीदारी बराबर होती है। दूसरा पॉइंट है केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 क्षेत्रीय सरकार में बांट दी गई।
क्षेत्रीय सरकार का अर्थ है राज्य सरकार के बीच। केंद्र सरकार की शक्तियों को राज्य सरकार के बीच में बांट दी गई, अर्थात अब राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। केंद्र सरकार आदेश नहीं देती बल्कि सलाह देती है, सुझाव देती है। किसको? राज्य सरकार को। यही चीज़ किया गया यहाँ। राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं, अब स्वतंत्र है, इसको स्वायत्तता प्राप्त हो गई। निस्वार्थ भाव से अपने देश को स्वतंत्र होकर अपने राज्य को, क्षेत्र को आगे विकसित वो कर सकता है, विकास के मार्ग पर ले जा सकता है। दूसरा है आपका, तीसरा जो सामने आता है वो है ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बनाई गई। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी। जैसा कि हम लोग देखें कि वहाँ डचों की जो प्रतिशत थी डच भाषाई लोग के वो 20% और फ्रेंच की 80%। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अगर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर सत्ता की बंटवारा की जाती तो ब्रुसेल्स में क्या होता, फिर बहुसंख्यक आ जाते, यानी यहाँ फ्रेंच आते, लेकिन बेल्जियम के अन्य क्षेत्र में कौन आते हैं? डच आते। तो बेल्जियम के अन्य क्षेत्रों में जब डचों ने ये विविधता को स्वीकार कर लिया तो यहाँ राजधानी में फ्रेंचों ने ये विविधता को स्वीकार कर लिए कि जब पूरे देश में आप अंतर को मान लिए तो राजधानी में अंतर को हम लोग भी मान लेंगे। तो ये ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार और इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व, जो सरकार बनी राजधानी में और दोनों भाषाई लोगों का समान प्रतिनिधित्व, माने बराबर, जो भी प्रतिनिधित्व मंत्री बने बराबर बने, ये ब्रुसेल्स में। फिर आगे है कि दो सरकारों के अलावे, अब यहाँ अभी तक तो हम लोग पढ़े दो या दो से अधिक सरकारें कार्य करते हैं। भारत में भी 2 या 2 से अधिक सरकार, तो 2 में तो आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार आते हैं, और 2 से अधिक की जहाँ बात होती है तो स्थानीय स्तर की सरकार आते हैं, यानी पंचायती व्यवस्था ग्रामीण स्तर पे, और शहरी स्तर पर नगर पालिका, नगर निगम। लेकिन यहाँ जो सरकार बनाई गई है वो सरकार क्या है? सामुदायिक सरकार। यहाँ जो एक सरकार, 2 सरकार के अलावा एक सरकार बनाई गई है वो सरकार है सामुदायिक सरकार। इसका अर्थ हम लोग जानते हैं, ऐसे सरकार पूरे देश के लिए बनाई गई है जो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले दोनों समुदाय के लोग हैं, खास भाषा बोलने वाले लोग अपने सामुदायिक सरकार का चयन करेंगे। और इस सरकार का विषय क्या है कि शिक्षा, संस्कृति और धर्म का अपना विकास करेंगे। ये अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा का, संस्कार का ये विकास करेंगे। ये स्वतंत्र हैं। अब भाषा के भी विकास करेंगे। अब डच भाषी है तो डच भाषा के विकास करें, अगर फ्रेंच भाषी है तो फ्रेंच भाषा के विकास करें। ये सामुदायिक सरकार से बेल्जियम में खासकर काफ़ी लाभ हुए। इसमें कोई भी समुदाय अपने आप को न अल्पसंख्यक समझे न बहुसंख्यक समझे, और दोनों समुदायों के बीच में आपसी परस्पर जो सद्भावना होती है वो बना रहा। अब कहते हैं कि ये सारे बातों को देखने के बाद कि बेल्जियम ने जो नए नीति अपनाई, मॉडल अपनाई, वो तो अन्य देशों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना। तो फिर पूछता है यहाँ की सत्ता की साझेदारी यहाँ ही नहीं है, पूरे विश्व में क्या सत्ता की साझेदारी आवश्यक है? क्यों जरूरी है तो क्यों जरूरी है, इसके बारे में तो हम इसका उत्तर तो हम सभी जैसा पढ़े विषय तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जो है टकराव का अंदेशा कम होता है, यानी धीरे धीरे जो आगे चलकर हिंसात्मक संघर्ष का रूप लेता है वो कम हो जाता है, बिल्कुल कम। सत्ता की अगर साझेदारी सही ढंग से की जाए तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा जो होता है वो कम हो जाता है।
आपसी मतभेद कम होती है, असंतोष की भावना कम होती है और इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग जाता है। जो हिंसात्मक रूप लेता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि सारे सामाजिक समूहों के लोग ऐसे विभाजन के कारण क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो उनमें ये भाव आएगा ही नहीं। अब देखना है कि सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कही गई है। तो जब हम कहते हैं कि दोनों देश लोकतांत्रिक देश है, तो इन देशों में निश्चित है कि सत्ता की साझेदारी होना चाहिए, लेकिन ये साझेदारी करने का जो ढंग है, तरीका है, कौन सा अपनाया जाता है, किस आधार पर हम लोग अपनाते हैं। अगर देश की सरकार उस आधार को सही से चयन करे तो निश्चित रूप से उस देश में एकता अखंडता बनी रहेगी, शांति समृद्धि होगी और देश में संघर्ष अर्थात गृह युद्ध की संभावना नहीं बनेगी, गृह युद्ध की आशंकाएं नहीं होगी। अब है कि ये आत्मा कहा गया है इसलिए तो जरूरी है। दूसरा क्या है कि राजनीतिक स्थिरता भी तो बनी होती है। अगर दोनों समुदाय या जितने भी सामाजिक समूह हैं उनके बीच में शक्ति का विभाजन सही से होता है तो राजनीतिक स्थिरता बनी होती है। और जिस देश में राजनीतिक स्थिरता है, निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि उस देश का विकास बहुत तेजी से होता है। नहीं तो उदाहरण के लिए अपने घर में ही देख लीजिए, एक फैमिली में अगर सारे मेंबर संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, तो वो सामूहिक रूप से मिलकर अच्छा कार्य करते हैं, प्रगति की ओर जाते हैं, वृद्धि करते रहते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन उसी में अगर जो मालिक हैं, घर के हेड हैं, वो भेदभाव करते हैं आपस में अगर दो पुत्र हैं तो एक के साथ अच्छा करना, दूसरे के साथ गलत करना, तो क्या होता है, घर में टकराव उत्पन्न होती है और ये आगे चलकर उस फैमिली के लिए अच्छा नहीं होता, विकास नहीं हो पाता। उसी तरह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अगर सत्ता का हम लोग जो विभाजन करते हैं, बंटवारा करते हैं लोकतांत्रिक सरकार, तो उसे सही ढंग से करना चाहिए। अब कहता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तो ये जान गया इससे क्या होता है, सामाजिक समूहों के बीच में टकराव नहीं होता है, राजनीतिक स्थिरता होती है, युद्ध का रूप नहीं लेता, देश का विकास होता है। लेकिन अब ये देखना है कि इससे हमको शिक्षा क्या मिले। इससे यही शिक्षा मिली दो देशों के उदाहरण से कि श्रीलंका बहुसंख्यकवाद को जो शासन की बागडोर सौंपी, इससे अल्पमतों में असंतुष्टि की भावना जगी और हिंसात्मक रूप लिया। और वही बेल्जियम जो है विभिन्न समुदाय क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने, उसके बेल्जियम के नेताओं को लगा कि हमारे देश में रहने वाले जितने भी समुदाय के लोग हैं, सबकी भावना को कद्र करना चाहिए, आदर करना चाहिए। अगर इनकी भावनाओं को आदर हम करते हैं तो क्या होता है, देश की एकता बरकरार रहती है, देश की एकता अखंडता पर किसी प्रकार के आंच नहीं आती है, ये बरकरार रहती है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलता है कि लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कि उस देश में रहने वाले सारे जनताओं का बराबर का भागीदारी हो और उस भागीदारी को, उस बराबरी को अगर कहीं न कहीं हम कम बेसी करते हैं तो उसका प्रभाव देश पे पड़ता है। तो ये सीख मिलती है कि हाँ, सत्ता की साझेदारी जरूरी है, लेकिन कैसे किया जाए इसको हम सभी को जानना होगा। अब आगे ये देखा जाएगा कि श्रीलंका और बेल्जियम में जो बंटवारा हुआ उसको दो रूप में जानते हैं कि कौन कौन ढंग से किया गया। ये अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ये बांटने का जो तरीका है सरकार को, कि कैसे कैसे जो बांटते हैं कि केंद्रीय और राज्य सरकार, इसके 4 रूप है, अगले वीडियो में देखेंगे। और ये आसानी से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा एक खलील से संबंधित कहानी दिया है, उस कहानी को आप आसानी से इजी वे में
पढ़िएगा तो समझ जाइएगा कि कैसे श्रीलंका और बेल्जियम ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का विभाजन किया, उसका प्रभाव कहाँ अच्छा पड़ा, कहाँ गलत पड़ा और क्यों जरूरी है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा देश में, क्या होगा राष्ट्र में। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।